अगर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 जो आपके सिलेबस के अंदर भी है, जिसे हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए आप लोग जल्दी फटाफट से, इसका आंसर मुझे आप सभी लोग देंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, आपके सामने नजर आ रहा होगा आप लोगों को। सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या क्वेश्चन दे रखा है। मैं आपको इस क्वेश्चन को रीड करके बता रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं, सभी लोग देखना कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू, बैंक समाधान विवरण क्यों निर्मित किया जाता है, बैंक समाधान विवरण को क्यों बनाया जाता है ना। तो बैंक समाधान विवरण को क्यों बनाया जाता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बैंक समाधान विवरण क्यों बनाते हैं, कि जो हम कैश बुक बनाते हैं उस कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम होता है और साथ में जो हमारी पासबुक होती है, इन दोनों के बैलेंसेस को रिकंसिल करने के लिए, कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंस को रिकंसिल करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो क्या रिकंसिल द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ये बिल्कुल गलत जवाब है। रिकंसिल द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, ये भी गलत जवाब है। रिकंसिल कैश एट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विथ बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, बिल्कुल ये बिल्कुल सही जवाब है। रिकंसिल पेटी कैश इन हैंड विथ कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बिल्कुल गलत जवाब है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके बैलेंस को पासबुक से मिलान करने के लिए अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। हिंदी में देखेंगे तो ऑप्शन सी होगा, बैंक पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस के साथ कैश बुक के अनुसार शेष बैंक राशि पर नकद का मेल मिलाप करने के लिए। ठीक है, हमारे साथ में अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है। मैं आपको इस पेपर के जो अकाउंट्स वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा रहा हूं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड। अब आपको कैपिटल, जो क्लोजिंग कैपिटल है उसे हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये समझना है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सी बात, आप लोग बनाए कैपिटल अकाउंट, आप सभी लोगों को कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो आता ही होगा। देखिए ये कैपिटल अकाउंट होता है और ये कैपिटल अकाउंट का ये तो होती है डेबिट साइड और ये कैपिटल अकाउंट की होती है क्रेडिट साइड, समझे। अब बताओ, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अपने को इसको स्टार्ट करना होता है क्रेडिट साइड से। आई बात समझ में। तो यहां तो हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल, इधर हमको लिखना होगा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है, ये अपने ओपनिंग कैपिटल लिखा। उसके बाद अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट से आपको पता है कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल बढ़ती है तो अपन कर देते हैं क्रेडिट, यहाँ पे अपने नेट प्रॉफिट लिखा। अगर मान लीजिए कैपिटल कम हो तो उसको हम करते हैं डेबिट, तो आपको पता ही है ड्राइंग करने से हमारी कैपिटल कम होती है, इसलिए मैंने कर दिया कैपिटल को डेबिट। और ओपनिंग कैपिटल अगर आया है क्रेडिट साइड में तो क्लोजिंग कैपिटल डेफिनेटली आएगा डेबिट साइड में। अब आपसे पूछा है बताओ क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा और ड्राइंग को लेस किया जाएगा। मतलब जो भी हमारी ओपनिंग कैपिटल है इसमें अपने को नेट प्रॉफिट को ऐड करना होगा और इसमें अपने को ड्राइंग को लेस करना होगा, तब जाके हमारे पास में जो अमाउंट आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल का आएगा। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट इनकम माइनस ड्राइंग, ये बिल्कुल सही लग रहा है। ओपनिंग कैपिटल में असेट माइनस करके लाइबिलिटी को जोड़ दो, गलत जवाब। ओपनिंग कैपिटल में इनकम घटा के ड्राइंग को जोड़ दो, गलत जवाब। ओपनिंग कैपिटल में असेट को जोड़ के लाइबिलिटी को माइनस कर दो, गलत जवाब। सिंपल सा आंसर है कि जो भी अपनी ओपनिंग कैपिटल होगी इसमें अपने को नेट प्रॉफिट को ऐड करना होगा, ड्राइंग को लेस करना होगा, तब जाके हमारे पास जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को अपन क्लोजिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 अपना होता है समाप्त। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 64, अकाउंट्स का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 65 अकाउंट्स का है। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेजिंग कंप्यूटर फॉर ₹50,000 इन कैश। हमने कंप्यूटर परचेज किया, वो भी 50,000 रुपए के अंदर, वो भी कैश के अंदर। तो बेटा एक बात बहुत ध्यान से समझना कि जब अपन कोई वस्तु ऐसी खरीदते हैं जिसका उद्देश्य उसको बेचकर लाभ कमाना होता है तो वो वस्तु हमारे लिए माल होती है और उस केस में अपन परचेज को यूज करते हैं।
और अगर अपन ने कोई ऐसी वस्तु खरीदी है जिसका उद्देश्य उसको बेचकर लाभ कमाना नहीं है बल्कि उसको उपयोग में लेकर लाभ कमाना है, तो ऐसी वस्तु को अपन माल नहीं कह के संपत्ति कहते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो अपन ने कंप्यूटर परचेस किया कैश में। अब ये कंप्यूटर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए माल नहीं है, ये हमारी असेट है। तो अगर अपन ने कंप्यूटर परचेस किया तो आपको पता ही है कंप्यूटर अकाउंट तो अपना डेबिट होगा ही होगा, भाई कंप्यूटर को तो डेबिट करना ही है। और साथ में अपना कैश कम हो रहा है तो अपने को कैश को करना पड़ेगा क्रेडिट। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर भी अपना रियल अकाउंट है और अगर आप देखेंगे तो कैश भी अपना रियल अकाउंट है। कंप्यूटर भी वास्तविक खाता है और कैश अकाउंट भी अपना वास्तविक खाता है। तो कंप्यूटर को डेबिट करना होगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो देखिए यहां पर हम देखें ऑप्शन सी हमारा होगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश। ऑप्शन सी पर आपको टिक लगाना है। कंप्यूटर खाता डेबिट 50,000 रुपए और कैश खाता क्रेडिट 50,000 रुपीज। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट अपना 50,000 रुपीज से होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट अपना 50,000 रुपीज से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंट्स का नहीं है, अगला क्वेश्चन 67 अकाउंट्स का है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड। कि हम सीओजीएस कैसे निकालेंगे? ऑप्शन देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मतलब जो गुड्स अपन ने मैन्युफैक्चर किया उसकी लागत है ना, इसमें जोड़ देंगे ओपनिंग स्टॉक। अरे यार जो माल अपन ने बनाया और जो माल अपने पास शुरू से पड़ा है उसको जोड़ेंगे तो क्या वो बेचा गया माल की लागत होगी क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत जवाब है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, हाँ जो माल अपन ने बनाया, इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफ इन्वेंट्री, जो माल अपन ने बनाया बनाया इसमें से वो माल माइनस कर दो जो माल बच गया, तो अपने पास में वो माल आ जाएगा जो बिक गया। ठीक ठीक लग रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यस यस, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब वो माल जो माल बिकने के लिए तैयार है, इसमें से आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जो माल जो माल बिकना बाकी है, जो माल बिकने के लिए तैयार है उसमें से वो माइनस कर दो जो माल बिकना बाकी है। देखो इसमें और इसमें दोनों में अंतर बताऊं क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इसका मतलब होता है वो माल जो बनाया गया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये वो माल है जो बिकने के लिए तैयार है। इसका मतलब इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी शामिल है और इसका मतलब इसमें जो गुड्स मैन्युफैक्चर किया वो भी शामिल है। और अगर मैं इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दूंगा तो डेफिनेटली मेरे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। आप देखो बारीकी समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर मतलब वो माल जो अपन ने बनाया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल वो माल जो बिकने के लिए तैयार है। तो जो माल बिकने के लिए तैयार है उसमें जो बनाया गया माल है वो भी होगा और जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो भी तो होगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी होगी, जो माल हमने बनाया है वो भी होगा और इसमें से अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। हमारे साथ में गौतम कुमार पांडे बोलते हैं यू आर माय फेवरेट टीचर, ऑल टीचर्स आर बेस्ट ऑफ आरपीएससी अड्डा। थैंक यू सो मच गौतम, आप भी हमारे लिए, इवन यहाँ पे पढ़ने वाला हर विद्यार्थी हमारे लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट है और आप सभी लोगों के बेस्ट होने से हम भी बेस्ट हो ही जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, लेखांकन की एकल प्रवेश प्रणाली में इन सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब भैया जी सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है आजकल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब सर ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। इसका मतलब ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट होते हैं दोनों एस्पेक्टों में हम रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। सिंगल एंट्री का सिंपल सा सिस्टम होता है, केवल एक ही जगह लेन देनों को लिखना सिंगल एंट्री कहलाता है। समझा मेरी बात? एक जगह लेन देनों को रिकॉर्ड करना, एक जगह लेन देनों को रिकॉर्ड करना, एक जगह लेन देनों को रिकॉर्ड करना मतलब एक प्लेस पे लेन देनों को रिकॉर्ड करना वो सिंगल एंट्री कहलाता है। तो देखो ड्यूल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड, गलत। ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड, गलत। उसके बाद में
सिंगल एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड, सही। ओनली कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड, गलत। मतलब केवल कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे, गलत। केवल बताओ कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, सिंगल एंट्री ऑफ ट्रांजेक्शन। लेन देन की एकल प्रविष्टि ही इसके अंदर दर्ज की जाती है, केवल एकल प्रविष्टि ही यहाँ पे दर्ज की जाएगी। देवेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंगल एंट्री का मतलब आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। सिंगल एंट्री का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन को एक प्लेस पर दिखाना, डबल एंट्री पास नहीं करना। और सिंगल एंट्री में की गई अकाउंटिंग को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। हम इसको कौन सा रिकॉर्ड कह सकते हैं, हम इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। हम इसे कौन सा रिकॉर्ड कहते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, परचेज ऑफ व्हीकल बाय पेइंग कैश विल रिजल्ट इन। बेटा जी अपने व्हीकल परचेस किया, व्हीकल परचेस किया। अब बताओ व्हीकल परचेस किया, व्हीकल हमारी बोलो क्या होती है सर, व्हीकल हमारी असेट होती है। बताओ इससे हमारी असेट क्या होगी, बढ़ेगी। हमने व्हीकल किस में परचेस किया, कैश में परचेस किया। बोलो कैश हमारी क्या होती है, सब कैश भी तो हमारी असेट ही होती है। बोलो इससे हमारी असेट क्या होगी, कम होगी। भाई हमने व्हीकल परचेस किया, व्हीकल का मतलब गाड़ी होती है, गाड़ी हमारी असेट होती है, तो व्हीकल परचेस किया तो असेट बढ़ी, और व्हीकल परचेस किया तो कैश कम हुआ, कैश कम हुआ तो असेट कम हुई। तो इससे क्या सीखने को मिला कि जो हमारी टोटल असेट है वो अनचेंज है। टोटल असेट्स बोलो क्या हो जाएगी, अनचेंज। टोटल असेट्स पर, कुल संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बताओ यहां पर कहीं पर भी दायित्वों का नाम दूरों दूरों तक है, क्या आपको दिख रहा है लाइबिलिटीज कहीं पर भी आप लोगों को नजर आ रही है? तो जब यहां पे लाइबिलिटीज नजर नहीं आ रही, इसका मतलब यह हुआ कि लाइबिलिटी पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो टोटल असेट्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टोटल लाइबिलिटीज पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट ऑप्शन देख लो, आपको नजर इसका आंसर आ जाएगा। डिक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट, गलत। टोटल ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी विल रिमेन सेम इन द बैलेंस शीट, यस। इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट, गलत। इंक्रीज इन असेट ऑफ द बैलेंस शीट, गलत। मतलब जो हमारे बिजनेस की संपत्ति और देनदारियों का कुल एक समान रहेगा। मतलब जो टोटल हमारी एसेट होती है और टोटल हमारी लाइबिलिटी होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा, जिसका उदाहरण मैं आप लोगों को यहां पर दे चुका हूं। पवन गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र कुमार बिल्कुल सही जवाब आपने दिया था पहले क्वेश्चन का। साथ में काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इस लेक्चर के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन तमाम विद्यार्थियों को शेयर कीजिए जो बिहार के हैं और जो तैयारी कर रहे हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क की। और हम यहाँ पे मैं करा रहा हूं प्रीवियस ईयर के पेपर, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और आप लोग कितने गहरे पानी में हो, और अगर आपको तैरना है तो उसके लिए अब आपके पास में क्या रास्ता है। ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। चलिए ये आ गया जीएसटी क्वेश्चन, ये आपको रजिस्टर नहीं कराएंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, उसके ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या है किस क्वेश्चन के अंदर। देखो, इफ अ कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है जी। इफ अ कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब कंपनी डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, तो कंपनी जो है वो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है। What depreciation charge will its profit and loss account show for the year when a machine with an estimated life of 9 year, मतलब कितना डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा, कितना डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा अगर मशीनरी की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 9 ईयर है, और उसके बाद हमने जो मशीन परचेस करी वो 81,900 में करी, इस पे कस्टम ड्यूटी का हमने 2700 रुपए दिया, इस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का हमने 1350 रुपए दिया, इस पर इंस्टॉलेशन का हमने 6,750 रुपए दिया। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि मशीन मतलब संपत्ति खरीदने से लेकर उसे स्थापित करने तक, उसे इंस्टॉल करने तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो संपत्ति की लागत में
ऐड किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे असेट्स की कॉस्ट प्राइस आपको निकाल के बताऊं तो कैसे निकलेगी, सभी लोग ध्यान से देखना। अगर मैं कॉस्ट प्राइस आपको निकाल के बताऊंगा तो देखो 81,900 रुपीज की तो परचेज प्राइस है साहब। उसके बाद कस्टम ड्यूटी के 2700 रुपए अपने को और प्लस करने हैं जी। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के अपने को 1350 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे। और उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस के हमको 6,750 भी जोड़ने पड़ेंगे। ये सारे खर्चे संपत्ति की लागत में जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि असेट को परचेस करने से लेकर उसे इंस्टॉल करने तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो तमाम खर्चे संपत्ति की लागत में जोड़े जाते हैं। तो 81,900 रुपीज, इसमें हमको प्लस करना पड़ेगा 2700, फिर प्लस करेंगे हम 1350 और फिर प्लस करेंगे हम 6750। तो ये अपने पास में आता है 92,700 रुपीज। तो ये कॉस्ट हो गई हमारी असेट्स की 92,700 रुपए। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो डेप्रिसिएशन की कहीं पर भी आपको रेट गिवन नहीं है। तो जब अपने को स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना है दोस्तों, क्या जब अपने को किस मेथड को फॉलो करना होता है, जब अपने को स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करना होता है तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस, इसमें माइनस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड करेंगे अपन यूजफुल ऑफ लाइफ। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो 92,700, स्क्रैप वैल्यू देखेंगे तो बिल्कुल जीरो है, और डिवाइड बाय लाइफ अगर हम करेंगे तो 9 है। तो 92,700 डिवाइड बाय 9 कर दो तो हमारे पास में यहां पर 10,300 रुपए इसका आंसर आएगा। तो ये जो 10,300 रुपीज है ये हमारे ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें यह कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला कि किसी संपत्ति को, किसी असेट्स को खरीदने से लेकर उसे इंस्टॉल करने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो तमाम एक्सपेंसेस हमारी असेट्स की कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो परचेज देखोगे 81,900, 2,700, 1,350, 6,750, इन सबको जोड़ेंगे तो 92,700 रुपीज आपका आएगा। अब मुझे बताओ कैसे निकालेंगे साहब डेप्रिसिएशन? तो जो भी हमारी एसेट्स की कॉस्ट प्राइस होती है इसमें अपन माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ को। तो बताओ कॉस्ट है 92,700, स्क्रैप वैल्यू जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है, और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ, तो अपने पास में जो अमाउंट आएगा वो आएगा 10,300 रुपीज, और ये 10,300 रुपए हमारा प्रत्येक वर्ष का मूल्यह्रास होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में खास बात ये होती है कि जो डेप्रिसिएशन अपना पहले साल होता है वही डेप्रिसिएशन आने वाले कई सालों तक लगता रहेगा, जब तक उपयोगी जीवन काल समाप्त नहीं हो जाता। इसी विधि को अपनाने से क्या होता है, संपत्ति का मूल्य एक समय के बाद जीरो हो जाता है। जैसे कि अगर मैं 10,300 रुपए का डेप्रिसिएशन 9 साल तक लगाता रहूंगा तो टोटल डेप्रिसिएशन 92,700 होगा, और जब 92,700 में से 92,700 माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो इसी विधि से यह साबित होता है कि अगर हम मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाएंगे तो एक निश्चित समय के बाद संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है पवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, आप यूपी से, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अकाउंट्स का नहीं है, अगला क्वेश्चन भी अकाउंटेंसी का नहीं दिख रहा है। उसके बाद यह है द जर्नल एंट्री टू बी पास ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी फॉर शेयर इज। बेटा एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की जर्नल एंट्री आप लोगों से पूछी है। एप्लीकेशन मनी मतलब आवेदन मनी जो अपन ने प्राप्त करी उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? तो सिंपल सा आंसर है इसका, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखिए ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है कंपनी अकाउंट, फिर भी देखो क्वेश्चन आया है। बैंक अकाउंट तो अपन डेबिट कर देंगे और साथ में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब बेटा ये जो बैंक है ना, बैंक, ये बैंक कौन सा अकाउंट है ये भी देखो, बैंक कौन सा अकाउंट है? तो सर बैंक अपना पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी अपना पर्सनल अकाउंट माना जाएगा,
और साथ में शेयर एप्लीकेशन भी अपना पर्सनल अकाउंट ही माना जाएगा। और पर्सनल अकाउंट के अंदर बैंक अपना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और शेयर एप्लीकेशन अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ऑप्शन ए पर आपको टिक लगाना है। और देखो बैंक टू अलॉटमेंट नहीं होती है, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट नहीं होती है, बैंक टू शेयर भी नहीं होती है। इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, यूपी का बैच यूट्यूब के लिए नहीं है क्या बेटा? क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश वालों के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, रोजाना फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ही रहे हैं, है ना? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? यूपी वालों के लिए भी है, बिहार वालों के लिए भी, दोनों के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, While preparing a balance sheet of a company, investments are show। अब देखो कितना कितना अच्छा सा क्वेश्चन है कि यार अगर अपन कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ शो होंगे? तो आप खुद बताइए इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए असेट होती है ना, तो ये कंपनी की असेट होगी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर आप देखिए इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट होता है, तो ये आप लिख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अपना रियल अकाउंट होता है। इन्वेस्टमेंट कौन होता है जी साहब? इन्वेस्टमेंट अपना रियल अकाउंट होता है। कंपनी की बैलेंस शीट में विनियोगों को कहां प्रदर्शित किया जाता है? तो कंपनी की बैलेंस शीट में विनियोगों को संपत्ति पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, असेट साइड में दिखाया जाता है। द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कैलकुलेट एस। बताओ बेटा, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपसे पूछा है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, डिवाइड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप, डीपीएस डिवाइड बाय ईपीएस। डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द uncalled capital which shall be called up only in the event of winding up of company। मतलब अनकॉल्ड कैपिटल का वो कौन सा भाग होता है जिसे कंपनी केवल और केवल अपने समापन के समय ही मंगवाती है? तो देखो, अनकॉल्ड कैपिटल कंपनी कभी भी मंगवा सकती है, पर लेकिन कंपनी ने अनकॉल्ड कैपिटल का पूरा भाग या अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ भाग ऐसा आरक्षित कर रखा है जिसे कंपनी केवल और केवल समापन के समय ही मंगाएगी। तो ऐसे पूंजी को हम आरक्षित पूंजी कहते हैं, रिजर्व कैपिटल कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, रिजर्व कैपिटल। देखो, जितने से कंपनी रजिस्टर्ड, वापस सुनना, जितने से कंपनी रजिस्टर्ड उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड। जो कंपनी ने किया ऑफर उसे कहते हैं इशू, जो नहीं किया ऑफर उसे कहते हैं अन इशू, जो लिया पब्लिक ने उसे कहते हैं सब्सक्राइब, जो नहीं लिया पब्लिक ने उसे कहते हैं अनसब्सक्राइब, जो मांगा कंपनी ने उसे कहते हैं कॉल्ड अप, जो नहीं मांगा उसे कहते हैं अनकॉल्ड अप, जो जनता ने चुकाया उसे बोलते हैं पेड अप, और जो नहीं चुकाया उसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। ये पूरा चार्ट है जो आपको डिटेल लेक्चर में दिख जाएगा। तो ये अनकॉल्ड कैपिटल होती है, इसका वो भाग जो कंपनी केवल और केवल और केवल आरक्षण के समय मंगाती है, उस भाग को अपन आरक्षित पूंजी कहते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो रिजर्व कैपिटल होगा। ठीक है, तो यहां पर पवन बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, Which of the following will be show as an asset in the balance sheet? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे फिट्टे के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे? तो देखो, रेंट पेबल कहाँ आएगा जी? लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी कहाँ आएगी? लाइबिलिटी। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट। और जो एक्रूड वेजेस होती है, एक्रूड वेजेस, एक्रूड मतलब क्या होता है? चुकाना बाकी है। एक्रूड वेजेस को देखो कंफ्यूज करने दिया है ताकि आप बिल्कुल डांस करें। अक्रूड इनकम के साथ यूज होता है, पर ये वेजेस यहाँ पे क्योंकि ये एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस के साथ अगर एक्रूड लगा हुआ है तो ये अपनी लाइबिलिटी मानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा। पूर्व दत्त बीमा इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी 10 लाख, अगर आपको यदि कुल कार्यशील पूंजी, देखो यदि किसी कंपनी कुल कार्यशील पूंजी 10 लाख है, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग लिखा हुआ है। देख बेटा, यहाँ पे नेट हटा दो, वर्किंग कैपिटल आपको 10 लाख गिवन है और करंट रेशो 3 है, तो बताओ करंट असेट्स कितनी होगी? तो देखो सिंपल सा आंसर होगा इसका,
सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, करंट असेट्स निकालनी है ना। हाँ, आप लगाओ करंट रेशो का फॉर्मूला जो होता है अपना करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इसमें अगर आप देखेंगे 3 अपना करंट रेशो है, करंट असेट्स गिवन नहीं है, करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, तो करंट असेट्स जो हमारी होगी वो 3 करंट लायबिलिटीज के बराबर होगी। भाई करंट असेट्स कौन है? करंट असेट्स हमारी करंट लायबिलिटी का 3 गुना है, ठीक है। अब अगर आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है जिसका सूत्र होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल आप लोगों को इधर गिवन है 10 लाख, करंट असेट्स किसके बराबर है? करंट असेट्स 3 करंट लायबिलिटी के बराबर है माइनस करंट लायबिलिटी। उसके बाद अगर आप देखेंगे 10 लाख बराबर 2 करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी बराबर 10 लाख, डिवाइड कर देंगे आप किससे भाई और बहनों? 2 से, तो 5 लाख रुपए आपकी क्या हो जाएगी? करंट लायबिलिटी। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स ऑफ द कंपनी। तो बेटा करंट असेट्स तो करंट 3 गुना है करंट लायबिलिटी का, तो करंट लायबिलिटी अगर मैंने 5 लाख रुपए निकाली तो इसका जो 3 गुना होता है वो 15 लाख रुपए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 15 लैक्स। पहले मैंने करंट रेशो का लगाया फॉर्मूला, मुझे पता चल गया करंट असेट्स किसके बराबर है? करंट असेट्स करंट लायबिलिटी के 3 गुने के बराबर है। सबसे पहले तो मैंने ये पता लगाया, उसके बाद मैंने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाया, करंट असेट्स 3 करंट लायबिलिटी के बराबर था, तो 3 करंट लायबिलिटी माइनस 1 करंट लायबिलिटी, बोले तो 2 करंट लायबिलिटी, 10 लाख इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी मैंने निकाल दी 5 लाख। आपसे करंट असेट पूछी है जो कि 3 गुना है करंट लायबिलिटी का, तो 5 लाख को 3 से गुणा कर देंगे तो 15 लाख रुपए आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं है। अकाउंट से क्वेश्चन होंगे वही मैं आपको करा रहा हूं अभी। नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नेट वर्थ हाँ जी, अगर मैं बात करूंगा नेट वर्थ की, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नेट वर्थ क्या होती है? तो नेट वर्थ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की ताकत। अब मुझे बताओ, टोटल असेट ताकत होती है और टोटल लायबिलिटी ताकत नहीं होती। सेल्स माइनस एक्सपेंस ये तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का भी ताकत थोड़ी ना होगी। शेयर कैपिटल में से रिजर्व एंड सरप्लस ताकत नहीं होगी। बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर कैपिटल और उसमें जोड़ दो रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये दोनों अगर अपन ऐड करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन की नेट वर्थ मानी जाती है। आई बात समझ में? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बेटा, ये क्वेश्चन इनकम टैक्स का है। उसके बाद में हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों से पूछा है, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फंडामेंटल, देखो ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो सही बोल रहा हूं, क्वेश्चंस को शर्म आनी है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? असेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कई लोग लायबिलिटी को क्या लिखते हैं पता है? कई लोग लायबिलिटी को ऑनर इक्विटी लिखते हैं। तो असेट बराबर, नहीं मैं गलत बोल गया, कई लोग लायबिलिटी को नहीं, कैपिटल को ऑनर इक्विटी लिखते हैं। किसको लिखते हैं बेटा? लायबिलिटी को लिखते हैं, कैपिटल को ऑनर इक्विटी लिखते हैं। वो लोग किसको लिखते हैं? कैपिटल को। तो बताओ, असेट बराबर ऑनर इक्विटी माइनस लायबिलिटी गलत जवाब, असेट बराबर ऑनर इक्विटी गलत जवाब, असेट इक्वल टू ऑनर इक्विटी प्लस लायबिलिटी करेंगे तो ये अपना बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, how would you record the bank charge in the company's book if the bank has directly charged the bank charge? बेटा जी आपको बैंक चार्जेस की एंट्री पूछी है कि बैंक ने बैंक चार्जेस लिए। अब अगर बैंक, बताओ बेटा जी, अगर बैंक चार्जेस लेने आएगा तो क्या डायरेक्ट घर पे आएंगे कि लेने? नहीं, बैंक चार्जेस बताओ एक्सपेंसेस है हमारा, बिल्कुल है। तो अगर बैंक चार्जेस अपने लिए एक्सपेंसेस है तो मुझे तो पक्का है कि बैंक चार्जेस को तो डेबिट करना है, और क्योंकि ये पैसे बैंक से ही कटेंगे तो इसके लिए मुझे बैंक को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंक प्रभार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, which among the following expense is debited in the management expense of P&L account? बेटा ये बच्चों
इसमें से ऐसा कौन सा खर्चा है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है? तो डिस्काउंट ऑन बिल नहीं है, एडवर्टीजमेंट सेल्स से संबंधित है, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंस से संबंधित है, ऑफिस सैलरी मैनेजमेंट से संबंधित है। डिस्काउंट ऑन बिल्स जो है ये मान के चलना मैनेजमेंट से संबंधित तो नहीं है, ये मान लो आप फाइनेंस से संबंधित है, एडवर्टीजमेंट सेल्स से संबंधित है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी फाइनेंस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको इस डेटा का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, सीओजीएस आपको निकालना है। तो देखो सीओजीएस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी इसमें प्लस करेंगे परचेज, प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब बताइए ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? तो साहब ओपनिंग इन्वेंट्री तो अपनी 1,00,000 रुपए है। उसके बाद अगर आप ओपनिंग इन्वेंट्री का परचेज देखेंगे तो परचेज कितना है जी? परचेज आपको 3,00,000 रुपए का परचेज गिवन है, परचेज 3,00,000 का गिवन है। कैरीज इनवर्ड कितना है जी? कैरीज इनवर्ड आपको 20,000 रुपए का गिवन है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए दे रखा है, जो कि इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना होता है? 4, 4,20,000, 4,20,000 में से 50 माइनस करो तो अपने पास में मेरे हिसाब से आना है 3,70,000। भाई 4,20,000 में से 50 माइनस करेंगे तो 20 गया तो 4,00,000 बचेगा और 30 जाएगा तो 70 बचेगा, तो 370 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका 370 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोटल डायरेक्ट मटेरियल ये अपना क्वेश्चन नहीं है। अब हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डन अकॉर्डिंग टू लास्ट इन फर्स्ट आउट? बताओ लीफो मेथड से अगर अपन स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं ना, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में आया उसको सबसे पहले अपन बेचेंगे। तो सबसे लास्ट में आया उसको पहले बेचेंगे, तो इसका मतलब उसका जो वैल्यूएशन होगा वो अर्लीस्ट प्राइस पर होगा। हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होगा ना, वो अर्लीस्ट प्राइस पर होगा या फिर एवरेज प्राइस पे होगा या फिर लेटेस्ट प्राइस पर होगा या वेटेड एवरेज प्राइस पे होगा। तो अर्लीस्ट, क्योंकि देखो जो लास्ट, देखो मेरी बात सुनो, एक तारीख को जो माल आया ना वो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसको सबसे पहले बेच रहे हैं, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में वही माल पड़ा हुआ होगा जो सबसे पहले आया था। तो जो सबसे पहले आया था उसकी प्राइस भी क्या होगी? अर्लीस्ट होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो अर्लीस्ट प्राइस होगा। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कैलकुलेटेड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं है। अ चेक रुपीज 35,000 वाज रिसीव फ्रॉम टाटा मोटर्स। अपन ने 35,000 रुपए का चेक, 35,000 रुपीज का चेक टाटा मोटर्स से रिसीव किया, बट अपन ने उसको गलती से महिंद्रा मोटर के खाते में क्रेडिट कर दिया। तो बेटा सुनो, गलत अकाउंट में रिकॉर्डिंग करना हिसाब की अशुद्धि कहलाता है। टाटा मोटर को करना था क्रेडिट, हमने किया महिंद्रा मोटर को, तो ये एरर ऑफ कमीशन माना जाएगा। एरर ऑफ कमीशन मतलब हिसाब की अशुद्धि मानी जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा है क्विक रेशो का फॉर्मूला बताइए। क्विक रेशो का फॉर्मूला बताइए। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है जो भी हमारी क्विक असेट होती है डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक असेट्स कैसे निकालेंगे? करंट असेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करके। ठीक है, तो देखो करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो मैंने मेरे अकाउंटेंसी के सारे क्वेश्चंस आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से करा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे टीचर्स आएंगे जो बाकी के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। बने रहिए क्लास के अंदर। यहाँ पर देखे तो पवन आपने बिल्कुल सही आंसर दिए। गौतम सर आज वीडियो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा बेटा? वीडियो चल ही रहा है, अब तो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। आते रहिए कंटिन्यू क्लास में, ज्वाइन करते रहिए। नेक्स्ट टीचर आपके सामने कुछ ही देर में सॉल्व कराएंगे। ठीक है।
तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हो आप सभी गाइस? होप सो आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। थोड़ी सी लाइटिंग ज्यादा लग रही है मुझे। हाँ, अब फिर भी ठीक है। तो गाइस जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप सभी स्टूडेंट्स को आ रही है? क्या जल्दी से बताइए गाइस। अकाउंटेंसी का जो रोल है आपके सिलेबस में वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है। और आपने देखा होगा पिछली बार जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो आपके 40 क्वेश्चन कॉमर्स के आते हैं उसमें से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के अकाउंटेंसी के आए हैं, है ना। एक बार 18 आए थे और एक बार 22 आए थे, सेट 1 में और सेट 2 में। सेट 3 भी हम लोग सॉल्व करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो जिनके पास भी सेट 3 हो वो हमें शेयर कर दीजिए हमारे नंबर पर, है ना। नंबर आप सभी को पता ही है, 9587230303। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप हमें सेट 3 भेज देना। अगर किसी के पास में भी सेट 3 होता है तो उसे हम लोग परसों सॉल्व करवाने वाले हैं। सेट 2 तो डेफिनेटली हम लोग कल जो है वो सॉल्व करवाएंगे। तो अकाउंटेंसी का रोल जैसा मैं आपको बता रहा था सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ और आगे का जो पोर्शन है, जैसे आपकी इनकम टैक्स भी आता है, जीएसटी भी आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आता है, ये सभी आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी बिहार के विद्यार्थी हैं, बिहार के लिए बिहार आरपीएससी अड्डा एक एक्सक्लूसिव चैनल हम लोगों ने बना दिया है गाइज। आप सभी के सभी उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये प्रयास, ये एफर्ट्स केवल बिहार के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ही हमने लगाए हैं। और बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का एक प्रॉपर बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है हमारी एप्लीकेशन पे। बायलिंगुअल बैच है, कंप्लीट वीडियो मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट एमसीक्यू मिलेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई सी समस्या का सामना जो है वो नहीं करना पड़े, है ना। तो चलिए जी, यहाँ पे शशि, पिंकू, पवन जी, है ना, गौतम, मेरे हिसाब से सभी को सारी चीज समझ में आ गई होगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोर्स कैसा होगा, टीम कैसी होगी, तो गाइज टीम वही है जिस टीम ने अभी अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश टैक्सेशन असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें कई सिलेक्शन, अभी तक 40 नाम हमारे पास में आ चुके हैं। 300 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 300 में से 400 बच्चे अकेले आरपीएससी अड्डा के हैं, है ना। इससे पहले मध्य प्रदेश फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का एग्जाम हुआ था जिसमें टॉप 10 में से टॉप 6 रैंक अकेले आरपीएससी अड्डा की थी। तो चाहे एमपी की बात कर लो, चाहे उत्तराखंड सहायक लेखाकार की बात कर लो, चाहे राजस्थान फर्स्ट ग्रेड की बात कर लो, सिलेक्शन की झड़ियां लग जाती है यहाँ पे। तो बस आप लोग भी जो सपना लेकर चल रहे हैं, डेफिनेटली उस सपने में आपका जो है वो पूरा हो सपना। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे। क्वेश्चंस को जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। अकाउंटेंसी हो चुकी है, बीच बीच में जो दूसरे सब्जेक्ट है ना, वो अब हम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जी, बिना किसी देर के, जैसा आपको पता है कि टोटल मिला के 100 क्वेश्चन है और आपके जो क्वेश्चन है वो 61 से स्टार्ट होते हैं। तो हमने 61 से ही यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया है ना। कैमरा मुझे लग रहा है ऑटो फोकस पे चल रहा है, उस ऑटो फोकस को ऑफ करो। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 61 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 62 मेरे हिसाब से ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 64 ये कंपनी एक्ट का है। ये मेरे बाद में जो सर आएंगे वो आपको करवाने वाले हैं। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं, सीधा आपको लेके चलता हूं जीएसटी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो आप सभी के सामने यहाँ पे आ चुका है। देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से? देखिए, जीएसटी का ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमने तो जीएसटी आपको बहुत हायर लेवल पे पढ़ा रखी है। तो क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी के प्रारंभ के बावजूद हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी जो है वो इस दुनिया में आया था। हमें ये पता होना चाहिए। जीएसटी आने के बाद में, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी आने के बाद में जो अलग अलग तरह के 17 टैक्सेस लगते थे वो अब हट चुके हैं। जीएसटी जो आया है वो 121, है ना, 101वां जो संशोधन बिल है उसके बाद आया है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीएसटी के आने के बावजूद भी इनमें से कौन सा टैक्स अभी भी लागू है, क्योंकि इनको जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। ये आप लोगों से यहां पे पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है क्या स्टाम्प ड्यूटी लग रही है,
क्या वेट लग रहा है, क्या एंट्री टैक्स लग रहा है, या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है? आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होने वाला है ना? तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 70 आप सभी के सामने यहां पे आ चुका है, जल्दी से दे दीजिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए वैल्यू एडेड टैक्स जो है ना, वैल्यू एडेड टैक्स कौन से ट्रांजैक्शन पे लगता था ये आपको पता होना चाहिए। वैल्यू एडेड टैक्स जो लगता था उस जमाने में ये लगता था विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन पे। अगर आप अपने राज्य के अंदर ही कोई लेन देन करते थे पहले तो उस पर वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद में ये टैक्स खत्म हो चुका है। एंट्री टैक्स तब लगता था जब एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स जाता था, तो जैसे ही दूसरे राज्य में एंट्री होती थी उस एंट्री पे ये टैक्स जो है वो लगता था। तो यहाँ पे ये टैक्स भी लगना अब बंद हो चुका है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिसे उत्पाद शुल्क कहते हैं, ये हमारे भारत में 1944 से लग रहा है। 1944 में नमक आंदोलन किया था गांधी जी ने, और क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था तो हमारे इंडिया में जो भी गुड्स बनते थे जीएसटी से पहले उन गुड्स के प्रोडक्शन पर जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगता था, लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी लगना भी बंद हो चुका है। अभी इनमें से कौन सा टैक्स चल रहा है? तो स्टांप ड्यूटी अभी भी चल रहा है। इसके अलावा कुछ कुछ क्षेत्रों में सीमा शुल्क भी चल रहा है। कुछ वस्तुओं में सीमा शुल्क को किस नाम से हम जानते हैं? तो सीमा शुल्क को हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये कस्टम ड्यूटी अभी भी चल रही है। बाकी जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस अब समाप्त हो चुके हैं। अब जीएसटी के आने के बाद उनकी कोई जगह नहीं है। तो जीएसटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों के जीएसटी से पूछे जा सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 70 हो चुका है। फिर से आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। ये भी मुझे जीएसटी से संबंधित ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 भी जीएसटी का ही लग रहा है। क्या है क्वेश्चन? किसी संस्था की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए हुआ व्यय जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से सीधे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है जो गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, वो एक्सपेंसेस जो है वो कौन सा होता है ना? वो एक्सपेंसेस कौन सा होता है? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। जो गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन से संबंधित है, तो सोच के देखो, अगर मुझे गुड्स बनाना है तो रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा। गुड्स बनाना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मशीन पे जो खर्चा किया है वो तो करना ही पड़ेगा। गुड्स बनाना है तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो पे करनी ही पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करी है, जैसे कि सैलरी। या सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में दो तरह के खर्चे होते हैं। आप जानते हैं जब प्रोडक्शन होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को आप ट्रेडिंग में डेबिट करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप पीएनएल में डेबिट करते हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर था वो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढने थे, जिन्हें हम लोग जनरली पीएनएल में ट्रेडिंग में डेबिट करते हैं, या जो प्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर है वो सी है। बाकी सभी की सभी प्रोडक्शन से डायरेक्ट संबंधित होते हैं, उत्पादन से सीधा इनका संबंध होता है, संचालन व्यय का नहीं होता, क्योंकि ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं, ये गुड्स को बनाने के लिए नहीं किए जाते। ये बात आप लोगों को यहाँ पे मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। डन है गाइस को यहाँ पे? चलिए जी, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक आ चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने वो इनकम टैक्स का है। तो लगभग 2 क्वेश्चन आपके जीएसटी के पूछे गए हैं, लगभग इतने ही मुझे लगता है इस बार भी पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने है, एक व्यक्ति जो भारत का निवासी बनना चाहता है। क्वेश्चन कहां से आया है? क्वेश्चन इनकम टैक्स में जो क्वेश्चन आया है वो रेजिडेंशियल स्टेटस से आया है, ध्यान रखना। अच्छा, इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर 2023-24 की नई क्लासेस भी हमारी एप्लीकेशन पे जो है वो शुरू हो गई है, ध्यान रखिएगा। 2023-24 की बिल्कुल लेटेस्ट क्लासेस जो है वो आज से स्टार्ट हो गई है, और आज से तो लाइव क्लासेस भी आपको मिलने वाली है गाइस। तो इनकम टैक्स की लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पे आज से चालू होगी, आप उससे जुड़ना मत भूलना। ओके,
चलिए जी, अब यहां पे हम बात करते हैं, एक व्यक्ति जो भारत का निवासी बनना चाहता है, निवासी को रेजिडेंट का नाम दिया जाता है, ध्यान रखना। पहली बात तो यह ध्यान रखो कि निवासी को रेजिडेंट कहते हैं, उसको भारत में कम से कम कितने दिन रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जल्दी से दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है। पिछले साल में 150 दिन, 365 दिन, 120 दिन या 182 दिन। तो ध्यान रखना, यहां पे जो कहा हुआ है, एक व्यक्ति को निवासी बनने के लिए कम से कम 182 दिन जो है वो रहना पड़ेगा। कहां पे? भारत में। मतलब बेसिकली जब भी हम किसी व्यक्ति का क्या निकालते हैं, हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं किसी व्यक्ति का, तो वहां पे दो बातें चेक की जाती है। या तो वो जो व्यक्ति होता है वो कौन होगा? निवासी होगा, निवासी को हम रेजिडेंट कहेंगे। या फिर कोई व्यक्ति जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? वो बेसिकली हमारा अनिवासी होगा। तो या तो निवासी होगा या अनिवासी होगा। अनिवासी को नॉन रेजिडेंट का जो नाम है वो दिया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब निवासी बनने के लिए कंडीशन कितनी है? तो निवासी बनने के लिए, अच्छा निवासी है या अनिवासी है, इसके लिए जिन कंडीशन को चेक किया जाता है वो बेसिकली हमारी बेसिक कंडीशन है, ध्यान रखना, जो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में आपको दे रखी है, जिन्हें आधारभूत शर्तों के नाम से जाना जाता है। अब ये जो आधारभूत शर्तें होती है, ये कितनी होती है? ये दो शर्तें होती है। पहली शर्त यही होती है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर हमारा 2022-23 है, तो 2022-23 प्रीवियस ईयर में 182 दिन जो है वो क्या होना चाहिए? भारत में निवास होना चाहिए, भारत में स्टे होना चाहिए, है ना। कितना? 182 दिन, लगभग आप 6 महीने इसे मान सकते हो। और दूसरी बात जो है वो ये होती है कि प्रीवियस ईयर में 60 दिन रुक जाओ, है ना, और प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में 365 दिन रुक जाओ। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होने वाली है। दोनों कंडीशन के बीच में यहां पे और लिखा हुआ है, और का मतलब दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहता है तो वो निवासी बन जाएगा। अगर वो 182 नहीं रहता है तो हम चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज है कि नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर में 60 डेज है तो फिर चेक करेंगे प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले के 4 साल में 365 दिन जो है वो स्टे होना चाहिए। लगातार जरूरी नहीं है, वो टुकड़ों टुकड़ों में भी आएगा तो भी काम जो है वो चल जाएगा। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, 182 डेज बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों से पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन बेसिकली फिर से इनकम टैक्स का ही है। इनकम टैक्स में ये क्वेश्चन मुझे कैपिटल गेन का लग रहा है, नहीं मतलब मिक्स हेड से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक मुख्य रूप से कौन सी गणना के लिए उपयोग में जो है वो लिया जाता है? अब देखिए, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, ये बात तो हम सब जानते हैं। अब ये जो महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई को हम कौन से हेड में कंसिडर करते हैं? हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। 5 हेड में से पहला जो हेड होता है वो बिजनेस हेड होता है। दूसरा जो हेड होता है वो कैपिटल गेन हेड होता है। तीसरा जो हेड होता है वो अन्य स्रोतों से आए, मतलब अदर सोर्सेज होता है। एक और जो हेड होता है आपका, समझ आने दो के बाद सब कर लेंगे, कुछ मत करो। चौथा जो हेड आपका होता है, वो चौथा हेड कौन सा होता है? चौथा हेड होता है आपका वेतन से आए, इनकम फ्रॉम सैलरी। और पांचवा जो हेड होता है वो होता है कौन सा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसे मकान संपत्ति से आय कहा जाता है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से हेड में ये महंगाई वाला जो फैक्टर है उसे ध्यान में रखा जाता है। देखिए, महंगाई वाला फैक्टर सैलरी में ध्यान नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि सैलरी जो आती है वो सेक्शन 14, 15, 17 में आती है, और सैलरी में वो सारी इनकम आ जाती है जो एक एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से मिल रही है। यहां महंगाई का तो कोई रोल ही नहीं है।
उसके बाद में मकान संपत्ति है, मकान संपत्ति में बात जो होती है वो मकान मालिक की होती है, मकान मालिक को मकान से जो इनकम मिल रही है उस पर वो मकान मालिक को टैक्स देना है, इसमें भी नहीं आता है। एक टॉपिक ऐसा है जिसमें हम बात करते हैं किसकी, लागत मुद्रास्फीति की। लागत मुद्रास्फीति का मतलब जो महंगाई हो रही है और महंगाई को जो कंसिडर किया जाता है वो कैपिटल गेन चैप्टर में किया जाता है। कैपिटल गेन में भी दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, एक होता है कौन सा शॉर्ट टर्म, एक होता है कौन सा लॉन्ग टर्म। मतलब सबसे पहले तो ये समझो कि कैपिटल गेन में इनकम कौन सी आती है। कैपिटल गेन में वो इनकम आती है जहां पे हमने अगर हमारी किसी संपत्ति को बेचा है, अगर मेरे पास में कोई कैपिटल एसेट है, पूंजीगत संपत्ति है, जैसे कि मकान है, ज्वेलरी है, शेयर है, अगर मैं उनको बेचूंगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स लगता है कैपिटल गेन। अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा और 36 महीने के अंदर बेच दिया तो उससे जो गेन होगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, है ना, अल्पकालीन पूंजीगत लाभ कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने उसको बेचा है और बेचा है कब, 36 महीने बाद बेचा है, तो उससे जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म गेन होगा। और लॉन्ग टर्म में ही हम सूचकांक की सहायता लेते हैं, है ना। जब लॉन्ग टर्म गेन होता है तो सूचकांक की सहायता लेते हैं। सूचकांक को बेसिकली इंडेक्सेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। तो ये जो इंडेक्सेशन है ये केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी बिल्कुल सही हो जाता है ना। अच्छा क्वेश्चन था, स्टूडेंट अगर समझ पाए तो। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है फिर से इनकम टैक्स का ही एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के चैप्टर से पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। वेतन आय के खिलाफ कौन सी हानि को कारण बनाया जा सकता है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है विच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी इनकम। हम जानते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में पर्सन को लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, कैपिटल गेन में लॉस हो सकता है। तो लॉस हो सकता है तो लॉस को क्या नेगेटिव इनकम को हम पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 60 से 70 तक इनकम टैक्स में एक चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है सेट ऑफ लॉसेज एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि इनमें से कौन से लॉस को हम सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बताइए जल्दी से गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या यहां पे कैपिटल गेन, लॉस फ्रॉम कैपिटल गेन, ध्यान रखना कैपिटल गेन का लॉस होगा तो वो केवल कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होने वाला है। कैपिटल लॉस कभी भी दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होता। कैपिटल लॉस हमेशा कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, ये पहली बात है। इसमें भी दो बातें हैं, शॉर्ट टर्म जो लॉस होगा वो शॉर्ट टर्म गेन से लॉन्ग टर्म गेन दोनों से हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लॉस होता है, लॉन्ग टर्म जो लॉस होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म लॉस गेन से ही जो है वो सेट ऑफ होता है। मतलब बात ये है कि कैपिटल हेड तो 5 होते हैं, अब 5 हेड में से जो कैपिटल लॉस होता है ना वो किसी और दूसरे हेड की इनकम से जाके सेट ऑफ नहीं हो सकता। लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज ये भी सैलरी से सेट ऑफ नहीं होता। लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहां पे सही आंसर होगा हाउस प्रॉपर्टी। हमेशा हाउस प्रॉपर्टी से जो लॉस हुआ है ना, स्पेशली सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी में पर्सन खुद रहता है, उसका जो लॉस है वो आप जो है वो सेट ऑफ कर सकते हो। कहां से? सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था आप सभी के सामने। क्वेश्चन का जो आंसर है मैं दे चुका हूं, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कंपनी एक्ट का है और ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं रजत सर। और उसके बाद में एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है इनकम टैक्स का ही। तो इनकम टैक्स के जो है वो आप मान के चलिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस बार भी आने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुभाग 288 के अनुसार गणना की गई कुल आयकर को, देखिए जब हम इनकम टैक्स निकालते हैं ना तो उसका एक प्रोसीजर होता है। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, हम पांचों को ऐड करते हैं। पांचों को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, जीटीआई कहते हैं। उस जीटीआई में से हम लेस करते हैं क्या? डिडक्शन। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैंने कहा जो 5 हेड होते हैं, पहला हेड कौन सा? सैलरी का। दूसरा हेड कौन सा? हाउस प्रॉपर्टी का।
तीसरा हेड कौन सा, कैपिटल गेन का। चौथा हेड कौन सा, बिजनेस एंड प्रोफेशन का। पांचवा हेड कौन सा, अदर सोर्सेस का। पांचों को जोड़ोगे तो आंसर आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लेस करते हैं डिडक्शन। ये डिडक्शन आपको सेक्शन 80C से 80U तक दे रखे होते हैं। डिडक्शन लेस करने के बाद जो आंसर आता है ना, उस आंसर को क्या कहते हैं, ये आंसर होता है, इसे हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ये जो टैक्सेबल इनकम होता है, इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणना की गई कुल आयकर, है ना, जो भी टैक्स हमने निकाला है उस टैक्स को हमें राउंड ऑफ करना होता है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ किसके मल्टीपल में हमें राउंड ऑफ करना है। जल्दी से दीजिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है, जो मल्टीपल होता है वो किसके उसमें होता है, कंप्यूटेड इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल। तो किसके नियरेस्ट मल्टीपल में यहां पे राउंड ऑफ जो है वो किया जाता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है। जो राउंड ऑफ होता है टैक्स कैलकुलेशन, वो 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। डन है, चलिए जी। उसके बाद में एक और क्वेश्चन यहां पे आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन अब जो है वो सर करवाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 92 का जो ये है कॉस्ट है, ये भी अब आपको करवाएंगे। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है, आपका इनकम टैक्स से क्वेश्चन आया है। क्या है वो क्वेश्चन, पेन को हम लोग कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना। जो भी व्यक्ति इंडिया में इनकम टैक्स देता है उसका एक पेन नंबर होना चाहिए। जो व्यक्ति इंडिया में जीएसटी देता है उसका एक नंबर, जीएसटी नंबर जो है वो होना चाहिए। तो पेन भारत में सभी करदाताओं को प्रदान की गई एक पहचान संख्या होती है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, बताओ पेन कितने नंबर का होता है। तो पेन जो होता है वो 10 नंबर का होता है। 10 नंबर का जो होता है इसमें भी ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक 10 नंबर होते हैं, जैसे AVTPJ0671L। ये कुछ इस तरीके से नंबर जो है वो होते हैं। इन नंबर्स को अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर है वो यहाँ पे कहा जाता है ना। तो यहाँ पे पेन नंबर जो है वो 10 नंबर का होता है निकिता, है ना। यहाँ पे 8 नंबर का या 15 नंबर का नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये क्वेश्चन है ही है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। अभी मध्य प्रदेश में जो टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि बताओ दुनिया में वो पहला कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जीएसटी को जो है वो लागू किया है। तो सबसे जो पहला देश आता है वो आता है कौन सा, फ्रांस का। तो फ्रांस वो देश है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। ये बात आप यहां पे ध्यान रखेंगे। ओके, यहां पे डन है, ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्या है क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट क्या कहलाता है। जो हमको एक्सपेक्टेड कैश रिसिप्ट हो रहा है और जो कैश पेमेंट हमारा हो रहा है, उनको कहां पे कौन से स्टेटमेंट में हम दिखाते हैं, वो स्टेटमेंट और कोई नहीं, कैश बजट होता है। क्या होता है, कैश बजट होता है। कैश बजट में जो कैश रिसिप्ट होती है वो आ जाती है, कैश का ओपनिंग जो बैलेंस है वो आ जाता है, और कैश का जो पेमेंट हमने किया है वो सब आ जाता है। ये ही हमारा कैश बजट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है और ये क्वेश्चन भी हो चुका है गाइज। तो इसी के साथ में आपका ये वाला जो पोर्शन है वो अच्छा जो है वो समाप्त हो चुका है। होप सो आप सभी को यहां तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब एक तो लॉ वाले क्वेश्चन जो है वो बाकी हैं आपके, और दूसरे जो क्वेश्चन आपके बाकी हैं, दूसरे जो क्वेश्चन आप लोगों के बाकी हैं वो बाकी हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो अब जो है वो नेक्स्ट ललित सर आने वाले हैं, वो आपको यहां पे करवाने वाले हैं। और बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो बैच है वो चल रहा है। तो गाइज अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है,
हमारे साथ में, इस बैच के साथ में, तो डेफिनेटली आप लोग जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट जब होता है तो अपने आप ही एक हमें सही ट्रैक मिलता है सिलेक्शन होने का। ओके, चलिए जी, तो थैंक यू सो मच आप सभी का गाइस। फिर से अब जो नेक्स्ट टीचर है वो आ रहे हैं, वो आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो करवाने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस बिहार जूनियर अकाउंटेंट्स क्लर्क का जो एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन हम सभी कर रहे हैं, उसमें पेपर सेट 1 का अभी तक आप सबको नकुल सर ने और रजत सर ने जो इंपॉर्टेंट जीएसटी, अकाउंटेंसी, उसके अलावा हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और साथ में टैक्सेशन के जो क्वेश्चन है ना, वो सारे आपको रजत सर और नकुल सर ने अभी तक करवा दिए। अब हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं बिहार जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के पेपर 1 के अंदर जो कॉस्टिंग और कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या लिखा है कि कंपनी एक्ट 1956 का अमेंडमेंट यानी कि नया कौन सा आया 2013, तो उसके क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं उसके सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। तो मुश्किल से 8-9 क्वेश्चन है हमारे कॉस्टिंग और साथ में कंपनी एक्ट 2013 के, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने देखिए। जो पेपर में सीक्वेंस है उसको मैंने यहाँ पर वैसे ही रखा है, आपके जैसे पेपर में सीक्वेंस आई है हमने उसी सीक्वेंस से यहाँ पर रखा ताकि आपको पता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 64 सबसे पहले आया था आपका कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड। देखिए 64 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, 64 कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित अतिरिक्त निर्देशक का कार्यालय किस स्थिति तक रहेगा, यानी कि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद द अमेंडमेंट्स द हेयर टू एडिशनल डायरेक्टर शेल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ। ये यूं कह रहे हैं कि जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तो देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अगर हम बात करें तो संशोधन सहित अतिरिक्त निर्देशक का कार्यालय किस स्थिति तक रहेगा। ऑप्शन ए है कि बोर्ड की अगली मीटिंग या अंतिम तिथि जिस पर बोर्ड या मीटिंग का आयोजन की जाएगी उनमें से जो भी पहले हो, या अगली परामर्श सभा या अंतिम तिथि जिस पर परामर्श सभा आयोजित की जाएगी इनमें से जो भी पहले हो, अगली वैधानिक लेखा परीक्षा बैठक या अंतिम तिथि जिस पर लेखा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए थी उनमें से जो भी पहले हो, या अगली वार्षिक आम बैठक या अंतिम तिथि जिस पर एजीएम आयोजित किया जाना चाहिए था इनमें से जो भी पहले हो। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार संशोधन सहित अतिरिक्त निर्देशक के कार्यालय की बात करें तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द लास्ट डेट, अच्छा क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, ऑन विच द एजीएम शुड बी हैव बीन हेल्ड विच एवर इज लोअर, यानी कि अगली वार्षिक आम बैठक जो होने वाली है नेक्स्ट एजीएम, ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट एजीएम या अंतिम तिथि जिस पर एजीएम का आयोजन किया जाने सा, है ना, और लास्ट डेट, या तो नेक्स्ट एजीएम या लास्ट डेट, इन दोनों में से जो पहले हो तब तक रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन अतिरिक्त निर्देशक का कार्यालय की बात करें द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, तो ये सेक्शन 161 के अंदर बता रखा है, सेक्शन 161 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित एक कंपनी एक समय पर किस अवधि के लिए प्रबंध निर्देशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कर सकती है, इसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट। ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 196 के अंदर बता रखा है, कहां बता रखा है, सेक्शन 196 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है ना, इसके अंदर बता रखा है। और इसमें कहा है कि जो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंट हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, वो 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिकतम 5 वर्ष के लिए ही हो सकता है। तो फाइनली आंसर डी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बात करें तो सेक्शन 196 कहता है कि एक कंपनी एक समय में किसी निश्चित अवधि के लिए प्रबंध निर्देशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कर सकती है और वो 5 वर्ष के लिए होगा, है ना। 5 वर्ष से अधिक के लिए न तो नियुक्त कर सकती है या न उसको रीअपॉइंटमेंट कर सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 ये भी काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधन सहित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को शामिल करने के लिए एसोसिएशन का ज्ञापन, जिसको बोलते हैं एमओए, में न्यूनतम कितने शेयर धारकों की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया था, लैंग्वेज को टफ बनाया, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है। एक सार्वजनिक कंपनी के न्यूनतम सदस्यों की बात हो रही है, और हमको पता है कि हमारी जो पब्लिक कंपनी होती है ना, public company on the basis of members there are 3 types of company. The first one is private, second one is public and third one is OPC. तो हमारी जो पब्लिक कंपनी होती है उसको बता रखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है ना। इसमें बता रखा है, जिसमें बता रखा है कि एक कंपनी के लिए, एक सार्वजनिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं, है ना, वो 7 होने चाहिए। कितने? 7। और अगर जो मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम में ध्यान रखना है कि या तो आप बोलेंगे नो लिमिट, या तो आप क्या बोलेंगे नो लिमिट, और निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर। अगर कभी कभी नो लिमिट नहीं आता है तो निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर यहां पर आपका आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना है कि एक सार्वजनिक कंपनी के लिए एमओए, हम भी जानते हैं कि एक कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेखों में एमओए आता है, एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस आता है। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं से कंपनी का जन्म होता है। तो जब तक कंपनी में, एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 7 सदस्य नहीं होंगे, ये मिनिमम की बात कर रहा था, तो तब तक जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती एक सार्वजनिक कंपनी। तो कंपनी 2013 के अनुसार सेक्शन 271 के अंदर हमें सार्वजनिक कंपनी के बारे में बता रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी संशोधन अधिनियम, ये बार बार संशोधन क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके सिलेबस से पहले 1956 था, लेकिन कंपनी एक 2013 आ चुका नया, तो इसलिए बार बार कह रहा है कि संशोधन अधिनियम 2015 में जो संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ था? 11 नवंबर 2015, 1 अप्रैल 2015, 13 दिसंबर 2015 या 29 मई 2015? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 73 का जल्दी से आंसर आप दे दीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं अमेंडमेंट की, तो ये अमेंडमेंट जो हुआ था, अमेंडमेंट का जो बिल पास हुआ था, वो ध्यान रखना है हमको। सबसे पहले हुआ था लोकसभा में 17 दिसंबर 2014 को, है ना। अमेंडमेंट के बिल की अगर बात करें तो 17 दिसंबर 2014 को ये लोकसभा में पारित हुआ था। सबसे पहले समझना है इसको। अमेंडमेंट की अगर बिल की मैं बात करूं तो 17 दिसंबर 2014 को लोकसभा में पारित हुआ था, और 13 मई 2015 को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। यानी कि हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा में 17 दिसंबर को हुआ था, है ना, और स्टेट ऑफ पीपुल राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में ये 13 मई को हुआ था, और फिर 25 मई 2015 को ये राष्ट्रपति की सहमति, इसमें जो है वो मिली थी। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है, संशोधन की महत्वपूर्ण तिथि आपसे पूछ सकते हैं। तो फाइनली आपको ध्यान रखना है निम्न में से किस तारीख तिथि को लागू हुआ था? तो ये 13 दिसंबर 2015 को फाइनली जो है वो इंप्लीमेंट हुआ था, ये ध्यान रखना है। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 कम इनटू द फोर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 2015। लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिशियल गजटेड में ये 26 मई को प्रकाशित हुआ था। ये डेट भी आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आपको ध्यान में रखनी है। तो आंसर हो जाएगा फाइनली सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 संशोधन सहित अनुभाग 165 किसके बारे में बताता है? निदेशक पदों की संख्या, निदेशकों का निराकरण, निदेशकों के कर्तव्य या निदेशक का इस्तीफा। ये कह रहा है कि एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 रीड विद द अमेंडमेंट्स देयरफॉर सेक्शन नंबर 165। अभी हम जो एक एक पढ़ रहे थे, जैसे 161 हमारा उससे रिलेटेड था, है ना, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के बारे में बात कर रहे थे अलग अलग। तो 165 किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स या रिजाइनेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसमें ध्यान रखना ये निदेशकों की जो हमारी संख्या है उससे रिलेटेड है, निदेशक पदों से संख्या से रिलेटेड है। तो निदेशक पदों की संख्या से रिलेटेड हमारा सेक्शन कौन सा हो जाएगा? 165, सेक्शन 165 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये आपको ध्यान रखना है।
तो सेक्शन 165 जो है वो हमारा निदेशक पदों की संख्या से रिलेटेड है। तो इस तरीके से ये हमारे 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे किससे आए थे, कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड आए थे। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर वो देखने वाले हैं हमारे कॉस्टिंग के। चलिए कॉस्टिंग के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने 92 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक सामग्री और प्रत्येक श्रम लागत के कुल योग को क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, देखो सारे क्वेश्चन अभी तक इजी आए हमने जो डिस्कस किए। ये कह रहा है कि टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, टाइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए अगर मैं कॉक्स की बात करूं तो ये तो हमारा सेल्स माइनस जीपी होता है। क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट होता है हमारा कॉक्स। या फिर इसको हम कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा कॉक्स आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रत्येक सामग्री और प्रत्येक श्रम के योग हमको पता है कि हमें पता है कि एक वस्तु की जो प्राइम कॉस्ट होती है उसमें हमारे क्या क्या आते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा आता है डायरेक्ट लेबर, क्या आता है, ठीक है ना, और एक आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये तीनों डायरेक्ट मिलते हैं तो हमारी प्राइम कॉस्ट आती है, क्या आती है, प्राइम कॉस्ट। और इस प्राइम कॉस्ट को और क्या बोलते हैं अदर नेम की तरह से, तो इसको हम बेसिक कॉस्ट भी बोलते हैं या इसको फर्स्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर भले डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है लेकिन हिडन फॉर्म में माना जाएगा कि एक्सपेंसेस भी है। तो उत्पादित वस्तुओं की कीमत, मूल लागत, बेचे गए माल की लागत या कुल उत्पादन लागत, तो आंसर हो जाएगा मूल लागत। क्या आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अच्छे क्वेश्चन थे, देखो इजी क्वेश्चन ही आए थे। तो इन्होंने कहा कि द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। 93 है कि हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डन अकॉर्डिंग टू द लिस्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ द प्राइसिंग। ये कह रहे हैं कि मूल्य निर्धारण के लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे हम लिफो कहते हैं। हमें बहुत सारे कॉस्ट के हम जानते हैं कि मटेरियल को इश्यू करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारा फिफो होता है, ये हमारा लिफो होता है, एक हमारा हिफो भी होता है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट निफो होता है, एक हमारा बेस्ट स्टॉक होता है, और क्या होता है हमारा एवरेज मेथड भी होता है। आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे। उसके बाद हमारा वेटेड एवरेज भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद इन्फ्लेशन मेथड भी होता है और हमारा मार्केट प्राइस मेथड होता है। ये हमारे बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये यूं कह रहा है कि जो हमारा लिफो मेथड है, सेकंड मेथड की बात कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन, जो लास्ट में आई है उस इकाई को पहले हम निर्गमित करते हैं। तो इसके हिसाब से अंतिम शेष का मूल्यांकन कैसे होगा, शीघ्रातिशीघ्र कीमतों के द्वारा, औसतन कीमतों के द्वारा, नवीनतम कीमतों के द्वारा या भारित। देखो नवीनतम कीमतों में तो फिफो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिफो। और औसत कीमतों में हमारा एवरेज मेथड होता है। कौन सा होता है, हम एवरेज मेथड लेते हैं। जैसे कोई इकाई 5 मूल्य की और एक 6 की है तो हम इसका एवरेज निकालते हैं 5.5, तो हम इश्यू करेंगे 5.5 से। और भारित में हम वेटेड एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं, वेटेड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 100 इकाइयां हैं 5 वाली प्लस 200 इकाइयां हैं 6 वाली, तो फिर हम इस तरीके से इंटू करके इसमें 100 और 200 दोनों को भाग देके हम वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं। ये होता है। तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। शीघ्रातिशीघ्र जो कीमतों के द्वारा जो लास्ट में अंतिम कीमत बचेगी उसी के आधार पर तो रहेगा नहीं। देखिए लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आई वो पहले निगमन होती जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 93 का आंसर हो जाएगा अर्लीस्ट प्राइस। 93 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट प्राइस हो जाएगा। चलिए तो ए इज द राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन आया था, लागत की कौन सी विधि अस्पतालों में लागू करनी चाहिए, हॉस्पिटल में कौन सी कॉस्टिंग होनी चाहिए। विच मेथड इज कॉस्टिंग शैल बी अप्लाइड इन हॉस्पिटल्स, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग, जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिए मैंने आपको बताया था जहां पर उत्पादन की जगह ध्यान रखना है, लागत के अंदर हमें ध्यान रखना है जहां उत्पादन के स्थान पर, जहां उत्पादन के स्थान पर सेवाएं प्रदान की जाए, क्या की जाए, रेंडरिंग सर्विसेज। तो वहां पर लागत की कौन सी विधि काम में आती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। वहां पर लागत की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो काम आती है, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, जैसे होटल्स हो गए। अब होटल्स क्या करते हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपका हॉस्पिटल हो गया, ये मरीजों की सेवाएं करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका और क्या हो सकता है, ट्रैवल्स हो सकता है, ट्रैवलिंग वाली, है ना।
बस हो गया, टैक्सी हो गया, है ना, हॉस्टल्स हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जहां पर कुल मिलाकर सेवाएं दी जाएं वहां पर हमारी कौन सी होती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होती है। तो बी इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं प्रचालन लागतें, या इसको परिचालन लागतें भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, परिचालन लागतें भी कहा जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को। यहाँ पर सर्विसेज दी जाती है, ठीक है, कोई टेलीकॉम सर्विसेज हो सकती है, हॉस्टल, हॉस्पिटल, ट्रैवलिंग, बस, टैक्सी, इस तरह से कोई भी सर्विसेज हो सकती है, तो वहां पर परिचालन लागत आती है। प्रक्रिया क्या आती है, जहां पर उत्पादन प्रक्रियाओं में होता है, जहां पर उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है, वहां पर हम कौन सी विधि काम में लेते हैं, वहां पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग लेते हैं। और कार्य लागत में जॉब कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो जॉब कॉस्टिंग कहां आती है, जॉब कॉस्टिंग का जहां पर जॉब के रूप में कोई कार्य हो रहा है, ठीक है ना, ये ना, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ठेके पे काम देते हैं, ठीक है ना, जैसे बिल्डिंग, ठीक है ना, रोड हो सकता है, कोई शिप हो सकता है, जहाज, ठीक है ना, कोई ब्रिज हो सकता है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे जो कॉस्टिंग और जो हमारे कंपनी से रिलेटेड आया है उसमें लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कॉस्टिंग का। हालांकि ये मैनेजमेंट का है पर इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। एक संगठन की कार्यशील पूंजी की गणना की जा सकती है, तो एक संगठन की वर्किंग कैपिटल जो निकालते हैं वो होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आंसर हो जाएगा चालू संपत्ति माइनस चालू देयता। सी इज द राइट आंसर। एक संस्था के अंदर अगर हमसे पूछे कि वर्किंग कैपिटल, तो वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट हमको पता है कौन कौन सी होती है। करंट एसेट का मतलब जैसे कैश हो सकता है हमारा, कैश एट बैंक हो सकता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, हमारे डेटर्स हो सकते हैं, हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं करंट लाइबिलिटी की बात करूं तो यहां पर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये सारे किसमें आते हैं, हमारे करंट लाइबिलिटी में। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या हो सकती है, एक व्यवसाय के दैनंदिन दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए जो लिक्विड कैश, लिक्विड जो हम कह सकते हैं कि कैपिटल होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इस तरीके से टोटल 9 क्वेश्चन हमारे कॉस्टिंग और कंपनी एक्ट 2013 से रिलेटेड पूछे गए थे, जिनको यहाँ पर मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन के रूप में यहाँ पर करवाए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं। और अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज की अगर आप आगे तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो निश्चित रूप से आप आरपीसी अड्डा से कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही कोर्सेज आरपीसी अड्डा पर अवेलेबल हैं, जहाँ पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो निश्चित रूप से इन कोर्स को परचेज करने के लिए आप निश्चित रूप से एक बार हमें सेवा का मौका यहाँ पर निश्चित रूप से दे सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पर इस पेपर सॉल्यूशन को, बिहार जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का जो पेपर सॉल्यूशन हमारी टीम ने यहाँ पर करवाया है उसको सही तरीके से आपने देखा है, तो इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।